नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो भी पहले आए प्लीज़ मुझे बताएं आवाज़ आ रही है क्या, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। आवाज़ आ रही है क्या, पहले प्लीज़ बताएं। गुड मॉर्निंग। साउंड ओके? ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो दोस्तों, कल का प्रोटेस्ट बहुत अच्छा रहा, पूरे भारत भर में बहुत अच्छा रहा। पश्चिम बंगाल में अच्छा रहा, उड़ीसा में अच्छा रहा, मुंबई में अच्छा रहा, दिल्ली में बहुत अच्छा रहा। अशोक पटेल जी को राजकोट पे डिटेन कर दिया गया था, इसलिए उनको वो नहीं कर पाए। तो ये आप अभी तो ये शुरुआत हुई है, और ये अगर आप नहीं आज समझ सकते हैं तो बहुत मुश्किल आने वाली है। मोदी साहब तो मानने नहीं वाले हैं, किसी भी हालत में वैक्स लगा के रहेंगे, क्योंकि उनके दोस्त जो है वो बिल गेट्स साहब, वो उनको पीछे नहीं हटने देंगे। रही बात करेंसी की, अब वैक्स के बारे में तो आप सब जान चुके हैं, अब बात सुनिए करेंसी की। जो करोड़पति लोग बैठे हैं आज, जिनको लगता है मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए है, 5 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, ज़्यादा दिन नहीं दोस्तों, हार्डली दिवाली के 15 दिन बाद या दिवाली के 10 दिन बाद सारा का सारा पैसा फिर से विड्रॉल हो जाएगा मार्केट से, और पूरा का पूरा जो है हार्ड कैश ख़त्म की जाएगी। जो आपको लग रहा है कि आज सोना सॉरी क्या डॉलर जो है स्ट्रांग है, डॉलर इकोनॉमी स्ट्रांग है, शेयर मार्केट स्ट्रांग है। आज देख रहे हो आप, शेयर मार्केट पर डे 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट चढ़ रहा है ऊपर। दिवाली के 10 या 15 दिन बाद डॉलर पूरी तरह से गिर जाएगा, पूरी तरह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और शेयर मार्केट पूरी तरह से दुनिया भर का कोलैप्स हो जाएगा। और अभी के सिचुएशन में 7000 अलग अलग डिजिटल करेंसी मार्केट में हैं, और ये सारे के सारे विड्रॉल होके एक गिने चुने 50 या 70 डिजिटल करेंसीज अवेलेबल रहेगी, जिनका आज का रेट 250 से 300 रुपये पर उसका चल रहा है कॉइन। वो बाद में जब डॉलर गिर जाएगा तो $10,000 का एक इस रेट पे जाएगा। तो सोचो भारत के करेंसी में वो रेट कहाँ जाएगा, और ये होने वाला है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उसको होगा। एक बड़ा इकोनॉमिकल रिसेट जो है वो होने वाला है। जो द इकोनॉमिक्स जो मैगजीन आती है, अगर आपको सच में अगर क्यूरियोसिटी है आपको क्या है, क्या होने वाला है दुनिया में, तो दिसंबर से लेके 2020 के अक्टूबर महीने तक आप जाइए, और हर महीने, हर हफ्ते द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन आती है वो हर हफ्ते छपती है। उस हर हफ्ते मैगजीन का फ्रंट पेज जो है, वो फ्रंट पेज आप जाके देखिए। फ्रंट पेज पे कुछ नहीं, सिर्फ द इकोनॉमिस्ट लिखा हुआ है और उसका डिज़ाइन छपे हुए हैं। और वो सारी चीज़ें आप तब से लेके 2019 के अक्टूबर से लेके 2020 के अक्टूबर तक के हर हफ्ते के फोटो देखिए, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी जो अब तक यहाँ इस घड़ी तक हुई है। और आप जुलाई 2020 से हर हफ्ते का द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर पेज देखेंगे, जो आगे होने वाली चीज़ें हैं वो उसमें प्रेडिक्ट की गई है। ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है इसे। तो और एक चीज़ थी, मैं आपको सबको कहता हूं कि आप लेटर लिखिए। मैं फिर से फॉर्मेट बताता हूं किस तरह से लेटर लिखने का, मैं देता क्यों नहीं उसका जवाब मैं आज देता हूं। मैं कायदे कानून, मैं डॉक्टर हूं, साथ में मैं कायदे कानून भी थोड़ा जानता हूं, पढ़े हैं मैंने। और मैं जब भी लीगल प्रोसेस जाता हूं तो वकीलों से मेरे जो है टीम्स, उनके साथ मैं सलाह मशवरा करता हूं। उन्होंने ही बताया कि आप तुम्हारा जो फॉर्मल डॉक्टर वो डालो मत, क्योंकि इस भारत में पढ़े लिखे गधों की कमी नहीं है। एक बंदे का कल मैंने डाला था फॉर्मेट, तब मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि तब बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तो मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था ऑनलाइन। दिल्ली का वीडियो देख रहा था, पंजाब का, पश्चिम बंगाल का देख रहा था, उड़ीसा के चल रहे थे वो देख रहा था। बीच बीच में बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही थी मुझे अलग अलग, जिस तरह से टाटा, JRD टाटा जो थे वो फ्री मेसन थे, मोतीलाल नेहरू जो थे फ्री मेसन थे,
और कुछ बड़े लीडर जो थे फ्री मेसन्स थे। तो ये सारी चीज़ें नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं उसमें। जब मैंने इसको बाद में 3 घंटे बाद जब मुझे टाइम मिला तो मैंने पढ़ा। उन्होंने लिखा बहुत अच्छा था, सिर्फ आखिर में उन्होंने एक लाइन डाली थी, एक वेबसाइट का नाम मेंशन किया था कि जहां पे लिखा है कि काऊ सीरम, बोवाइन सीरम उसमें यूज होता है। कोई तो भी वेबसाइट पे लिखा है और वो वहां पे आप मेंशन कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, कहीं तो भी लिखा है। मैं कोई तो भी बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं डॉक्टर विला जगदाड़े बात कर रहा हूं, वो जिसने पिटीशन दाखिल की है हाई कोर्ट में और उसने एक्सेप्ट किया है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट कहीं तो भी सबमिट हुआ है और एक्सेप्ट की गई है, इसीलिए मेरे बातों को वेटेज आता है। कोई और कह रहा है, किसने तो भी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। उसको ऑथेंटिक किया है क्या किसी ने? जैसे मैंने डॉक्यूमेंट जो दिया है कोर्ट को नील मिलर का कि एक पोलियो वैक्स के अंदर SP14 नाम का वैक्स वायरस आता है जो कैंसर पॉजिटिव है। तो ये कोर्ट ने जब ऑथेंटिसिटी देखी, हाँ ये बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तब कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो आपने किसी भी वेबसाइट पे देखा है और मैं लिख रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो वो आदमी डॉक्टर है क्या उस फैकल्टी का। मैंने एक पोस्ट किया था 3 दिन पहले, एवरीवन वांट टू मी go in high court or in supreme court. When I file a matter, court asks me only one question: are you doctor? And that's the end of the case. अब आपने जिनका लिखा है कि वहां पे उनकी वेबसाइट पे ये चीज है बोवाइन सीरम उसके अंदर, वो डॉक्टर है क्या? आप कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। आप ये बात समझिए, मेडिकल फैकल्टी में डॉक्टर है हम, मेरे साथ और भी कई डॉक्टर्स हैं। आप पूछिए, हम कब कोई भी डॉक्टर चैलेंज नहीं कर सकता है कि मैं ठीक कर सकता हूं। आई कैन क्यूअर इट, मैं इसे ठीक कर दूंगा, ये चैलेंज नहीं दे सकते हैं डॉक्टर्स। कितना भी बड़ा रहे दो डॉक्टर, कितना भी बड़ा रहे दो डॉक्टर, नहीं दे सकता एश्योरिटी। तो अगर आप ये जो कहते हैं कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो ये मैजिक रेमेडी एक्ट जो आता है उसके तहत सीधे जेल में जाना पड़ता है। समझिए आप इस बात को। तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। आप कुछ उल्टा सीधा मेरे लेटर को उठा के लिख देंगे, मेरे केस जो दाखिल किया है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। सुबह मुझे आज लेट हो गया हूं, मैं 20 मिनट लेट हुआ हूं। अरे भाई नाश्ता तो करने दिया करो यार, फोन पे फोन करते हो आप। सर अच्छी खासी इंग्लिश बात करते हैं। मैंने कहा मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी खासी इंग्लिश बात करते हैं। सर आई वांट टू नो हाउ अबाउट टू फाइल दैट कंप्लेंट इन द एन वो। अरे भाई साहब तुम्हारी इतनी अच्छी इंग्लिश है, 8 स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग तक नहीं आती है? लेटर जिंदगी में लिखे नहीं कभी आपने? एसे राइटिंग किसके बारे में लिखना है, किसको लिखना है? प्रति मुख्यमंत्री लिखना है तो प्रति मुख्यमंत्री, जहां के भी आप होंगे। महाराष्ट्र होंगे तो महाराष्ट्र राज्य, राजस्थान होंगे तो राजस्थान राज्य, मंत्रालय, उसका एड्रेस, विषय, सब्जेक्ट। आने वाले टीके में जो भी गाय का, सुअर का और अबॉर्टेड बेबी का बॉडी पार्ट्स रहने की वजह से हमें उसमें धर्म के आधार पे छूट मिलनी चाहिए, ये सब्जेक्ट। फिर नीचे महोदय मैं कहाँ क्या आप रहते हैं, मैं यहाँ का रहीवासी हूँ, मेरे फैमिली में इतने इतने लोग हैं, मैं इस धर्म से बिलोंग, जो भी आपका धर्म है, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ और हमारे धर्म में इस तरह से इन चीज़ों का सेवन पूरी तरह से पाप माना जाता है। अतः मुझे कृपया करके मेरे फैमिलीज़ को, मेरे घर को और मेरे बच्चों को इस आने वाले टीके से जो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है उससे हमें छूट मिले। इसी तरह की एक जनहित याचिका औरंगाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर विलास जगदाड़े वर्सेस भारत सरकार 15,232/2019 दाखिल है, जहां पे वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश करते हुए धर्म के आधार पे छूट मिले, जो कि अमेरिका में 1986 से कायदा लागू है, वो यहाँ पे लगाते हुए हमें छूट मिलनी चाहिए। वैक्स के साइड इफेक्ट बहुत सारे रहते हैं। इसके ऑथेंटिसिटी 558/2012 मेहता वर्सेस भारत सरकार, इनके जजमेंट में आई है सामने, जिसपे राज्यसभा ने भी
मोहर लगाई है 2013 में, आप इसकी पुष्टि करते हुए हमें इससे धर्म के आधार पे छूट दे। ये लेटर लिखना है, ये ड्राफ्ट मैंने आपको बताया, हर बार बताया है आपको। मैं अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में दे दूं और आपने उस उल्टा लिख दिया, जो मैटर मेरा दाखिल है वो प्रॉब्लम में आएगा, इसलिए मैं आपको दे नहीं सकता हूं कॉपी। सॉरी, हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं सॉरी नहीं दे सकता हूं आपको। जो मेरे 10 साल का कार्य है, जो 10 साल के बाद मैंने आज ये यहां तक आया हूं, आपके एक बेवकूफ की वजह से वो मेरा मैटर प्रॉब्लम में आ जाएगा। और वही एक आधार है जिससे भारत बच सकता है वैक्स से, क्योंकि मैंने याचिका 2019 में डाल के रखी हुई है। तो इसलिए कृपया करके मैं फॉर्मेट नहीं दे सकता हूं। अब जिन्होंने उनका नाम लिखा है उस वेबसाइट का, उसकी जगह मैं आपको बोलता हूं क्या लिखना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, डॉक्टर स्टेनले प्लॉटकिन, DrStanleyPlotkin, डॉक्टर स्टेनले प्लॉटकिन, इनका इन कैमरा के अंदर रिकॉर्डेड जजमेंट, उनका स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो इसलिए ऑथेंटिक है क्योंकि वो कोर्ट के सामने दिया गया हुआ स्टेटमेंट है, और जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालते हुए ये सारे वैक्स आज तक के बनाए हैं। इसलिए आपने जो वेबसाइट का नाम मेंशन किया है वो ऑथेंटिक नहीं है, उन पे एक्शन हो सकती है। आपकी गलती की वजह से, आपने हुए लेटर की वजह से उन पे एक्शन हो सकती है। ये क्यों मैं आपको कहता हूं? क्योंकि मैंने भारत का संविधान पढ़ा है। भारत का संविधान मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं है। आपके संविधान में सीधे तौर पे लिखा गया है, एवरी पर्सन हैव अ राइट्स टू डू हिज रिलीजियस बिलीफ इन एनीवेयर। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 6। और इसी संविधान के आधार पे हम रिलीजियस एग्जम्पशन मांग रहे हैं। ये भारत का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सॉरी, वो आर्टिकल 6 आपका पाकिस्तान और इंडिया का था। कहाँ गया वो आर्टिकल? आर्टिकल 21 से मेरे ख्याल से, भूल गया मैं आर्टिकल वो। रुको, प्रैक्टिस एंड द प्रोग्रेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल 25 है ये। सॉरी, मैंने आर्टिकल 6 कह दिया था, आर्टिकल 25। ये है आर्टिकल 25। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में इसका। Religion is a matter of a faith, but belief in a God is not essential to constitution religion. Doctrine of each religion constitutes its essential part, but the court compelled to examine them. Philosophy is different from the religion. For following is the commissions and ये सब चीज़ें हैं। तो जो वो कायदा है वो सिर्फ रिलीजियस एग्जम्पशन नहीं है, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल एग्जम्पशन एक्ट है वो यूएस का। पूरा जो कायदा है 1986 का, उसका नाम है रिलीजियन एंड द फिलोसॉफिकल एग्जम्पशन, जो कि भारत के संविधान में भी आर्टिकल 25 से आपको मिला है। तो आपका लीगल है, और ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कृपया करके उसी पे मुझे 4-4 बार आप मुझे मत पूछिए। अब जो आने वाला संकट है अभी का सिचुएशन में, वो है करेंसी। मैंने पहले भी कहा था आपको, आपके पास जो करोड़ों रुपया गिरा हुआ है घर में, वो चिल्लर होने वाला है कुछ दिनों बाद।
और बचने का तरीका है इस वैक्स से। कुछ बेवकूफ़ तो ऐसे भी है जो मुझसे कहते हैं कि ठीक है आपने तो बोल दिया वैक्स नहीं लगाने का, माइक्रोचिप से कैसे बचना है। आप सीखे हुए एजुकेटेड है, आप बात न्यूज़ नहीं सुनते हैं क्या? क्या कहा है और डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जब आप वैक्स लगाएंगे तब आपको डिजिटल मार्क दिया जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। जब आपको वैक्स ही नहीं लगेंगे तो डिजिटल मार्क आने का सवाल ही नहीं है। किस तरह के बेवकूफ सवाल पूछते हो आप? बराबर है, मोदी जैसे बंदे आपको रूल कर रहे हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 39% लोगों ने वोट किया था बीजेपी पार्टी को, 39%, यानी 61% कहां गए? जो लोग आज वैक्स नहीं लगाना चाहते ना, वो परसेंटेज 61% है। याद आ रहा है कुछ? वो लोग हैं जो वैक्स नहीं लगाना चाहते, वो 61% है, और जो लगाना चाहते वो 39% है। और वही 39% वोट पे बीजेपी मोदी साहब सत्ता में है। तो इसका मतलब हम 39% को हमको जगाना भी नहीं है। छोड़ दो उन अंधभक्तों को, मरने दो, उन्होंने ही वोट दिया था। और बाकी के 69% वोट का सॉरी आपका जो 61% जो वोटर्स थे, क्या किया उन्होंने? इन सब जो विरोधी पक्ष लोग हैं, इन्होंने जानबूझ के एक साथ नहीं आए। अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग जगह पे जाके 20% वोट खाए, 60% वोट खा लिए और 39% वोट लेके सत्ता में आई है बीजेपी। यानी ये चारों के चारों विरोधी पक्ष जो है बैठे हुए, इन लोगों ने जानबूझ के ये संगठन नहीं किया, जबकि मीटिंग हो चुकी थी सभी की। आम आदमी पार्टी की, तृणमूल की, क्या नाम है उनका, आरजेडी की, सभी पार्टियों की, वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की, इधर इन सब के मीटिंग हुई थी। राज साहब ठाकरे जी खुद गए थे सबकी मीटिंग बुलाने की, सब एक जगह पे आओ, सारा विपक्ष एक जगह पे खड़ा होकर लड़े, तो जो अलग अलग 60% वोट जा रहा है वो एक जगह पे आके 60% वोट से हम इस चीज को रोक सकते हैं। मगर नहीं, कांग्रेस पार्टी आखिर तक लड़ी रही राहुल गांधी को पीएम बनाने में। क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार? अच्छा, क्यों नहीं चेंज किया उम्मीदवार? क्योंकि वो चाहते थे मोदी सत्ता में आए, मोदी सत्ता में आए, मोदी सत्ता में आएगा। उसके 2 महीने में एनआरसी, एनपीआर, सीए बिल लाया गया, वो दिखाते हुए डिटेंशन कैंप्स बनाए गए। अब एनआरसी का बिल उन्होंने रोक दिया है। अब फिर यहाँ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं फडणवीस साहब, मुंबई में एक डिटेंशन कैंप होना चाहिए। महाराष्ट्र के लोग सुन लो, महाराष्ट्र में एनआरसी, एनपीआर, सीए बिल नहीं लगने वाला था। नई सत्ता आने के बाद अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जी ने डिक्लेयर किया था हम नहीं लगाएंगे। इवन अजित पवार जी ने भी डिक्लेयर किया था कि हम नहीं लगाएंगे एनआरसी, सीए। तो इसलिए वजह से डिटेंशन कैंप बने नहीं महाराष्ट्र में। बाकी के सारे स्टेट्स में एनआरपी, एनसीआर लग गया था, तो वहां पे डिटेंशन कैंप बन के रेडी है। अब जब नोटबंदी, करेंसी जो सेकंड जो आएगा, और जब वैक्स लगने चालू हो जाएंगे, और जो लोग विरोध करेंगे टेस्टिंग का, जो लोग विरोध करेंगे टेस्टिंग का, स्वैब टेस्टिंग का, आरटीपीसीआर टेस्ट से, उन लोगों को उठा के डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। क्या है डिटेंशन कैंप का सच जानना है तो जाके चाइनीज डिटेंशन कैंप्स इन 1996 टू 2014 डालिए, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियो। डिटेंशन सेंटर्स के पूरे वीडियो भरे पड़े हैं वहां पे। मजाक नहीं लग रहा? आपको लग रहा है मजाक चल रहा है सब? ऑर्गन हार्वेस्टिंग कमेंट आई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये 12th का बच्चा है, ये पूरब शर्मा जो उसने कमेंट किया ना, ये 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है जिसने कमेंट की है। ये उसको अभी राइट्स भी नहीं है वोटिंग करने का, जिसने अभी कमेंट किया है। आप सोए हुए हो, आपके घरों पे जब दस्तक हो रही तब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मगर अभी जो हो रहा है ये सिर्फ 10% है। अभी जो हो रहा है सिर्फ 10% है।
असली खेल 2021 के बाद होगा जब 50% होगा, और उसके भयावह खेल 2022 के बाद होगा जब ये 80% पे जाएगा, और उससे भी भयावह खेल ये 2023 के बाद होगा जब 100% मार्शल लॉ लग जाएगा, पुलिस लॉ लग जाएगा। आपको आपके घरों से निकलने की परमिशन नहीं रहेगी। मिलिट्री आपके घरों में घुस घुस के आपकी पर्सनल इंडिविजुअल पकड़ पकड़ के टेस्टिंग करेगी। ये सब लिखा हुआ है। इसे पैंडेमिक एंड द इकोनॉमिकल क्राइसिस एक्ट 2017 कहते हैं, जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। इसको फेमा एक्ट 2017 कहा जाता है, जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। यही बिल जो कोविड का जो आया है, कोरोना का जो बिल आया है, किस तरह से उसको कंट्रोल और किस तरह से उस पर मॉनिटर किया जाए, ये 2019 के यूएस के असेंबली में पास हुआ था। महामारी 2019 दिसंबर की थी, तो जनवरी 2019 में कैसे क्या उसका बिल ला सकते हैं यूएस, डॉक्टर फौसी, बिल गेट्स, किस तरह से ला सकते हैं। आप बिजी है हिंदू मुस्लिम करने में, आप बिजी है माइनॉरिटी के साथ झगड़े करने में, आप बिजी है रिजर्वेशन इसको नहीं देना उसका देने में। असली खेल आप जानते ही नहीं हो। मैंने कल परसों ही उसका मैंने डाला है, यहाँ पे कमेंट आई है प्रिंस घोष की, सॉन्ग बर्ड ट्रेलर कोविड 23, ये उस मूवी का नाम है जो मैंने उसकी परसों के दिन ट्रेलर उसका दिखाया है, आपको शेयर किया है। उसका डायरेक्टर कौन है जिसने सॉन्ग बर्ड कोविड 23 ये मूवी बनाई है? ये वही डायरेक्टर है जिसने द पर्ज नाम की मूवी बनाई थी 2013 में, जिसने उसने कहा था कि 2020 में 23 मार्च 2020 को दुनिया भर में लॉकडाउन लगेगा। ये उसके मूवी के एक सीन में विथ डेट विथ टाइम लिखा हुआ है। ये मैंने आपको मेरे 24 मार्च के वीडियो में कहा था। अभी आपके पास बहुत टाइम है, खाली बैठे हो घरों में, तो टाली थाली बजाने के बजाय थोड़ा सा अवेयरनेस जगाओ, थोड़ा मूवीज व्यूवीज देख लो जो आपको समझाएगी भविष्य क्या है। और ये मैंने आपको तभी 24 मार्च को भी मैंने आपको बताया था, द पर्ज देखो, द क्वारंटाइन देखो, द कंटेजियन देखो, द मैट्रिक्स देखो, सुपरनेचुरल देखो, भविष्य समझेगा आपको क्या है भविष्य में। उसका 2017 में द पर्ज इलेक्शन ईयर, 2024 में किस तरह से इलेक्शन हो सकते हैं यूएस के। अभी जो चल रहा है इलेक्शन, वो उसमें प्रेडिक्टेड नहीं था। उसमें कौन सा इलेक्शन प्रेडिक्टेड है उस मूवी में 2017 के? 2024 में जो इलेक्शन होंगे, हर 4 साल को इलेक्शन होती है यूएस में, हमारे यहाँ पे 5 साल को होते हैं। हर 4 साल बाद अभी 2024 में जो इलेक्शन होंगे यूएस में, वो किस तरह का रहेगा सिचुएशन, वो उन्होंने 2017 में आई हुई उसकी मूवी है द पर्ज इलेक्शन ईयर नाम की। अभी उनकी एक मूवी रिलीज की है उन्होंने, इस लॉकडाउन जब खुल गया उसके 4 महीनों में उन्होंने वो शूट की और डाली है। उसका ट्रेलर आया है, मे बी एक 15-20 दिन में वो पिक्चर आएगी। इसका नाम है सॉन्ग बर्ड कोविड 23, यानी 2023 में क्या सिचुएशन रहेगी दुनिया में, वो उस मूवी में प्रिडिक्ट किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी जो चल रहा है ना, ये सिर्फ 10% है। 10% में आप ये आपकी हालत होगी, खाने को अनाज नहीं रहने वाला है। मार्च में 2021 के मार्च में, 2020 के नवंबर महीने में, अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक में पूरी तरह से डिजिटल मोदी साहब, आपके चाचा आके साहब कुछ पैसा आपका घर का खत्म कर डाले है, और कोई फर्क नहीं गिरता, लोगों को कोई फर्क नहीं गिरता है। मैं बात करता रहता हूँ, आपका संविधान अभी पड़ा हुआ है घरों के अंदर कपबोर्ड में, आप लगे पड़े हो हिंदू मुस्लिम करते हुए। कहाँ से आया मुझे बताओ, कहाँ से आया सब्जेक्ट? फ्रांस के चर्च में जाके गला काटा प्रीस्ट का, कैसे की हुई ये चीज एकदम से कैसे क्या आई मार्केट में? सारे के सारे इसिस आतंकवादी, सारे के सारे इस्लामिक आतंकवादी जो थे, कहां गए सबके सब? सीए, एनआरसी, एनपीआर के टाइम पे सभी लोग रास्ते पे उतरे हुए थे पूरे भारत भर में। कहां गए वो लोग?
एकदम से फ्रांस के पुलिस का गला काटा, मिला एक मुस्लिम, वो मुस्लिम का फिर वो प्रोटेस्ट हुए, फिर फ्रांस ने कुछ तो भी कार्टून पब्लिश किया, मोहम्मद पैगंबर के जी के कुछ तो भी था वो कार्टून, मुझे पता नहीं व्हाट इज़ दैट जी। बराबर राजपूत साहब, वो जो बी वाले चाचा है ना, वो बी वाले चाचा है हमारे। प्लीज यार कॉल मत करो यार। कौन सी भाषा समझती है आपको बताओ, मैं वो भाषा में बात करता हूँ कि कॉल मत करो। फिर से कॉल आ गया। शौक नहीं है मुझे बता रहे कि कॉल मत करो यार, दिन भर में 200 कॉल आ जाते हैं। मैं अब कॉल कट कर देता हूँ, बात जैसे सुनता हूँ सर मैं यहाँ से बात करूँ, मैं कॉल कट कर देता हूँ। आई डोंट केयर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सुने ना सुने, क्योंकि जो पिक्चर आने वाला है, जो भविष्य आने वाला है, आपको अनाज तक नहीं मिलेगा खाने को। आपके घरों में मिलिट्री घुस घुस के, आज जो आप चौक में खड़े थे तो पुलिसों ने डंडे मारे। पुलिस को भी ये याद रखना चाहिए कल तुम्हारे भी घरों में मिलिट्री घुसने वाली है, और मिलिट्री वालों को भी ये याद रखना चाहिए तुम आज दूसरों के घरों में जाने वाले हैं तो तुम्हारे घरों में भी कोई और जाने वाला है। तो आज तुम किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे हो, याद रखना उस गड्ढे में तुम भी जाने वाले हो। क्यों मारामारी चल रही है एमएलए बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, विधायक बनने की, क्यों मारामारी चल रही है? क्यों होड़ लगी है मुख्यमंत्री बनने की? क्यों देवेंद्र फडणवीस चाहते मैं मुख्यमंत्री, क्यों उद्धव ठाकरे मैं मुख्यमंत्री, क्यों आदित्य क्या नाम उसका, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, क्यों सचिन पायलट चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, क्यों शिवराज सिंह चौहान चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, क्यों गहलोत चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं? क्यों? जवाब ढूंढो उसका। क्यों चाहते ये लोग मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं एमएलए बनूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं? क्यों? क्योंकि ये लोग उस प्रिविलेज ग्रुप में जाने वाले, उस क्लब में जाने वाले हैं जहां पे इनको 4 साल के लिए सिक्योर किया जाएगा कि आपको वैक्स नहीं लगेंगे, आपको 5G के रेडिएशन से बचाएंगे हम। उस क्लब में आप और मैं नहीं हूं। आज जो देख रहे हैं सिर्फ 10% है। लिख लेना कहीं, डिजिटल करेंसी। मूर्ख था लंदन का कॉमन हाउस, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा है वहां पे कॉमन हाउस है, और सुपीरियर हाउस है जैसे राज्यसभा है अपने यहाँ पे। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो हमने ब्रिटेन के धरती पे लिया गया है, हमने ब्रिटेन से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे ना, जब या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, तो आपको समझेगा कि हमने ब्रिटेन के बेसिक्स के ऊपर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट किसी कोर्ट मैटर में अगर जजमेंट देने में असफल रहता है, तो वो मैटर ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट की तरफ वर्डिक्ट उसको भेजा जाता है, और वहाँ पे जो उस पुराने जजमेंट्स जो होंगे, उस जजमेंट पे भारत का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है। ये मालूम है आपको? तो भारत के मोदी साहब ने, चाचा ने हमारे, आपके चाचा ने, हमारे नहीं है, संबित पात्रा का तो बाप भी हो, तो इवन दानवे साहब ने कहा है बापाकडनं पैसे माहिती है, उनके भी बाप है वो। जब उद्धव ठाकरे ने जवाब भी दिया है उनका, मुख्यमंत्री साहब ने, बाप आमचा इथे है, वो तुम्हारा होगा, हमारा एक ही है। तो हमारा भी एक ही है भाई, तुम्हारा होगा वो, हमारा नहीं है। तो क्या जरूरत थी 8 अक्टूबर 2016 को नोटबंदी करने की? 10वीं भी है, पास नहीं पास आई डोंट नो, स्कूल छोड़ के भागे हैं, उन्होंने खुद कहा है मैं स्कूल छोड़ के भाग गया था। तो वो आदमी जिसको स्कूली ज्ञान भी नहीं मिला है उच्च हाई स्कूल का, उसको क्या जरूरत गिरी 8 अक्टूबर 2016 को नोटबंदी करने की, डिमोनेटाइज करने की? उसका जवाब है 2002 के कॉमन हाउस लंदन के विंटर जो हुआ था वहाँ पे असेंबली, उसमें उसका जवाब है। जाके देख सकते, यूट्यूब पे वीडियो है। जैसे मैंने कहा था योगी आदित्यनाथ लोकसभा में रोया था, उसका प्रूफ मैंने दिया है बाद में, वो रोता हुआ। भगोड़े लोग हैं ये, कुछ भी हुआ तो दम नहीं है लड़ने का, फोकट में मिला है सब कुछ, खाते रहो। ईवीएम मशीन मैनेज करके सब खाया है।
जय शिवराय, जय शिवराय मनोज भाऊ। तो उसका जवाब 2002 के, 2004 के, 2006 के, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 के हर विंटर में जो जो कॉमन हाउस है लंदन का, यानी जिसे लोकसभा कहा जाता है ब्रिटेन का, उसमें हर साल विधेयक रखा जाता है। ब्रेग्जिट से बाहर निकाल के डिजिटल करेंसी लगाने का बिल रखा जाता है। 2002 से लेकर 2018 तक 16 बार प्रस्ताव रखा गया है, तभी भी उन्होंने वो नहीं पास किया। और मोदी साहब ने 2016 के अक्टूबर को आके पूरे देश में नोटबंदी लगा दी। ख्वाब गिरा था मोदी साहब आपको। जवाब ब्रेग्जिट के 2002 से 2018 तक के बिल्स में है उसका जवाब। लोकशाही वहां पे जिंदा है। यहां की लोकशाही खत्म कर दी है मोदी साहब ने। और आपके विधायक और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपने अंगूठा छाप चुन के दिए हैं, और जिनको इसके बारे में कुछ घंटा मालूम नहीं है। और कुछ लेना देना नहीं आपको। मत रहने दो। क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं आपको बताने के सिवा? एक रास्ता है बच्चों को बचाने का। लेटर लिखे। सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई है ये गूगल पे अवेलेबल है। मैं फिर से कहता हूँ, 15,232/2019 बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच रिट WRIT पिटिशन डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया 558/2012 मेहता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट रीट पिटिशन। तीसरी चीज़ 2013 राज्यसभा रिपोर्ट ऑन HPV वैक्सीन, रिलीजियस एंड द फिलोसॉफिकल बिलीफ एग्जम्पशन USA। ये सारी की सारी चीज़ें आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। मेरा जो मैटर है वो रीट पिटिशन में था, उसको PIL की ऑर्डर की गई है, तो वो PIL हो चुका है। भले वो रीट पिटिशन पे अभी दिख रहा है, जब कोर्ट खुलेगी तो PIL मेरे एक्सेप्ट वहाँ पे आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। आप लेटर में रेफरेंस दे सकते हैं, और अगर आप और चाहते हैं कि उसको और ऑथेंटिक करना है तो डॉक्टर स्टेनले प्लॉटकिंस 2018 वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका इन कैमरा, उसका आप डालिए, उसकी लिंक आपको दिखेगी। वो लिंक कॉपी करके आप उसको लिंक मेंशन कर सकते हो उस लेटर में। तो ये रास्ता आपको बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, माइक्रोचिपिंग से बचने के लिए मैं इतना दे सकता हूँ आपको। जो एक रास्ता है जो कोई भी नहीं बता पा रहा है, एक रास्ता मैंने आपको बताया है। कोई भी ऑथराइज क्या कहते हैं उसे, ऑथेंटिक लिंक मत डालिए। GMO जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, जिसे बायो फोर्टिफाइड सीड भी कहा जाता है फूड, वो अभी 1 नवंबर से यानी कल से आपके नज़दीकी रेशन शॉप पे बिकना जो है वो चालू हो चुका है। उसकी ऑथेंटिसिटी आपको करनी है तो उसी से पूछिए कि भाई साहब, मोदी साहब ने जो कहा था कि वो बायोफोर्टिफाइड बहुत ही न्यूट्रिशन से भरा हुआ वो अनाज भारत सरकार देने वाली है, वो आया है क्या? वो उसको थोड़ी पता है बायोफोर्टिफाइड यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है। उसे थोड़ी पता है मोदी जी ने हमारा कार्ड दिया है, सी कार्ड दिया है। तो वो बोलता हाँ भाई साहब यही है वो, नहीं तो वो कहेगा नहीं भाई साहब तक आया नहीं है, जो पुराना स्टॉक वही दे रहा हूँ मैं। जब आपको मिल जाएगा, जब मिल जाएगा भरो उसको, लेके जाओ आपके कलेक्टर के सामने, लेके जाओ आपके तहसील के सामने, लेके जाओ आपके पुलिस स्टेशन के सामने, रखो साहब ये बायोफोर्टिफाइड है, इससे कैंसर होता है, जिसका रिपोर्ट अगर आपको चाहिए मैं फिर से उसका ऑथेंटिसिटी आपको दे सकता हूँ। मैं बात करता हूँ, मैं ऑथेंटिकली बात करता हूँ, विथ प्रूफ बात करता हूँ, हवा में तीर नहीं चलाता हूँ। मोदी साहब थोड़ी पता थोड़ी बन गए हो भारत का भी, जब बनूंगा तब करूँगा हवा में बातें। तो 2017 लोकसभा जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स रिपोर्ट,
2016 जेनेटिकल मॉडिफाइड रिपोर्ट्स लोकसभा, 2014 जेनेटिकल मॉडिफाइड रिपोर्ट लोकसभा, 2007 जेनेटिकल मॉडिफाइड लोकसभा, 2008 जेनेटिकल मॉडिफाइड रिपोर्ट लोकसभा। 6 बार प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों, 6 बार लोकसभा ने जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। बेवकूफ है ना, लोकसभा में एथिक्स कमेटी बैठी वाली बेवकूफ है। मोदी साहब ही आपके चाचा बहुत होशियार है अकेले, बाकी सब तो बेवकूफ बैठे हैं दुनिया में, पूरे भारत में। जो लोकसभा की कमेटी 32 लोगों की कमेटी थी, वो 32, 1 2 3 4 नहीं, 32 लोगों की कमेटी, जिसमें 2 बीजेपी के थे, 2 कांग्रेस के थे, 2 आरजेडी के थे, 2 जनता दल के, सॉरी आपके क्या कहते हैं उसे, लेफ्टिस्ट थे, 2 राष्ट्रवादी के थे, 2 सेना के थे। ऐसे अलग अलग पार्टीज के 32 लोगों ने वो रिपोर्ट दिए हैं हर 2 साल बाद। जेएमओ सीड कैंसर पॉजिटिव है, ये लोकसभा के, भारत के लोकसभा ने कहा है। मैं तो बाहर के आपको कई सारे कोर्ट्स के रिजल्ट दे सकता हूँ। हॉलैंड के कोर्ट का है, जर्मनी के कोर्ट का है, यूरोपियन कोर्ट्स का है, लंदन के कोर्ट का है, जापान के कोर्ट का है, इवन यूएस के बहुत सारे स्टेट्स कोर्ट्स का है, इवन मैक्सिको कंट्री यार, जिसको हम पूरा पिछड़ा मानते हैं, तो ये सब दे चुके हैं वर्डिक्ट्स। 5G का जो था, जो मुझे 2018 तक में उस पर टच में था, 2018-2019 तक, तब तक हॉलैंड के और लंदन के कोर्ट्स ने जजमेंट दिए थे। इवन ब्राज़ील और नाइजीरिया के भी जगह पे वहाँ पे वर्डिक्ट्स आए थे। उसके बाद में मैंने उसको थोड़ा पीछे रह गया उन कंट्रीज़ की सिचुएशन के बारे में जानकारी, क्योंकि तब मेरा खुद का PIL का काम चालू हुआ था अक्टूबर 2019 में। PIL करना आसान बात नहीं है, रिट पिटिशन या कोई भी महीने 1.5 महीने लग जाते ड्राफ्टिंग में, चेंजेस करने पड़ते हैं, वकीलों के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती है, उनका टाइमिंग मेरा टाइमिंग। वंदना शिवा भी बहुत सालों से काम कर रही है इसके ऊपर, जीएमओ फूड्स के ऊपर। तो हम आपको जगाते जगाते यहाँ तक आए हैं। लोग कहते हैं सर मुझे व्हाट्सअप भेजो, 140 करोड़ लोगों को व्हाट्सअप भेजते बैठूँ मैं। सोचो मुझे ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं रहा अब, ना मेरी प्रैक्टिस है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी फैमिली है, ना मेरी जो बाकी की चीज़ें करनी है सोशल, वो अभी मुझे और एक कैंसर की PIL मुझे दाखिल करनी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कृष्णा रिवर जो बहती जाती है कर्नाटका में, उसका पानी लिफ्ट अप करके उजनी डैम में डालना है, और उजनी डैम से लिफ्ट अप करके पूरे मराठवाड़ा जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस रीजन में, उस पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट को पानी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। उजनी डैम का पानी 100% कैंसर पॉजिटिव हो चुका है, जो कि आदमी क्या जानवरों के पीने लायक भी नहीं रहा है। अब कुछ दिनों बाद हमारे नलों में जो पानी आएगा वो कैंसरग्रस्त रहेगा। हर एक घुट पानी का मराठवाड़ा को कैंसर करेगा। अब ट्राई कर रहा हूँ मराठवाड़े के लोगों को बचाने का, मगर यहाँ के लीडर्स को और यहाँ के लोकल लोगों को कोई उसकी वैल्यू नहीं है। नहीं रहने दो, कोई 10 बच्चे भी अगर बच जाते हैं तो बहुत है मेरे लिए। समझिए आप इस चीज़ को, बहुत काम है, बहुत काम करना है जो अभी ज़िंदगी में। जब मरेंगे तब मरेंगे, तब तक जितनों को बचा सकते हो उतनों को बचाना है। तो जगाइए लोगों को, आप जागे इसका मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं जाग जाता तो मैं बच जाता तो इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर जब तक आप 50% लोगों को, 39% जितने उन्होंने लिए हैं वोट्स, मरने दो उनको। जो 40 करोड़ लोगों ने जिन्होंने उनको मतदान किया है बीजेपी को, उनको लेने दो वैक्स, उनको खाने दो जीएमओ। बहुत अच्छा है ना मोदी साहब, आपके मोदी चाचा ने जीएमओ फूड लाया है, जाके लाइन लगा के खरीद लो। आप लोग जाके किसान के साथ कांटेक्ट करो, किसान को बोल दो कि भाई साहब अगले साल जो तू अनाज बोएगा तो इसी साल का अनाज तेरे पास जो देसी है वही बो, और तेरे इसके साथ मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि अगले साल तेरा 2 बोरी 4 बोरी मैं खरीदूंगा। आप जाके किसान से पर्सनल जाओ, गाड़ी निकालो, कार निकालो आपके जहाँ भी आप रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, पंजाब में, आप चंडीगढ़ में रहते हो, पूना में रहते हो,
यदि बेंगलोर में रहते हो, कार निकालो, 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर सिटी के बाहर चले जाओ, जहाँ पे भी खड़ा किसान दिखेगा उसको बोल दो भाई तू अगले साल जो जून में जुलाई अगस्त में तू जो अनाज तेरा आएगा देसी सीड वाला, वो आज ये टोकन ले मेरे से, ये ले 500 रुपये मेरे से आज एडवांस, तेरा अगले साल का अनाज मैं खरीदूंगा, तेरा मोबाइल नंबर दे। तुम 200 भी रुपये दे देंगे ना उस किसान को, जब उसका अनाज निकलेगा वो आपको फोन करेगा। इतना याद रखिए, किसान इतना ईमानदार आदमी कोई नहीं रहता है। वो अकेला आदमी है जो दुनिया में एक बोरी जो आती है आधा किलो की, एक आधा किलो की जो आते ही पैकेट, उस आधे किलो पैकेट से वो जो धान बोता है, वो जो कपास बोता है, उससे जो कपास पैदा होती है, उससे जो अनाज पैदा होता है, एक बोरी अगर वो डालेगा अनाज खेत में तो उससे उसको 50 बोरी आएगा। वो अकेला आदमी पैसा उगाता है, पैसा प्रोड्यूस करता है, वो उसी अनाज के पैसे बनाएगा और वही पैसा मार्केट में। आप जो नौकरी करते हो, आप जो बिजनेस करते हो, आप पैसे नहीं पैदा करते, आप पैसे घुमाते हो, सिर्फ आप पैसे घुमाते हो। पैसा किसान प्रोड्यूस करता है। तो आप उसको 100-200 रुपये भी दे दोगे कि ये 100-200 रुपये ले, आज एडवांस बुकिंग ले ले मेरे से, अगले साल जो आएगा अनाज देसी वाला तू मुझे दे। वो उसका जब आएगा अनाज, आपने कहा होगा 2 बोरी आपको चाहिए, वो खुद गाड़ी करके आपके घर पे लाके छोड़ देगा। भाई साहब ये आपका है, मेरे जो है आज मार्केट में ये रेट चल रहा है। आप बोलो उसको मार्केट में ये रेट चल रहा है, वो बोलेगा साहब मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो जब जाऊंगा मार्केट मंडी पे तब मुझे बताएंगे क्या रेट चल रहा है। आप अगर आप बोल रहे हो ये रेट चल रहा है, आप जो देंगे वो ले लेगा वो, यकीन मानिए। और मैं क्यों कह रहा हूं 10 महीने का, क्योंकि 10 महीने तक ही आज का अनाज चलेगा, 10 महीने बाद नया प्रोडक्शन मार्केट में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी जाके किसान के साथ जाके एग्रीमेंट कर लीजिए। लिखा पढ़ी नहीं लगती किसान को, जबान पे एग्रीमेंट कर डालते हैं। देख लीजिए, भरोसा नहीं होगा तो जाके ट्रस्ट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 100-200 रुपये उसको बोल दीजिए एडवांस है, ये 100-200 रुपये ले, अगले साल के तेरा जो आएगा अनाज। मगर पूछ लो उसको उसके पास खेती है क्या, वरना वो रहेगा बिगारी कामगार, उसके पास खेती नहीं है, वो कहाँ से ला के देगा। तो उसको बोलना भाई साहब तुम्हारी खेती है क्या, है खेत में ये वो। अगर ज़्यादा ऑथेंटिक करना है तो गांव में जाइए, आपके गली के मोहल्ले के 10-12 लोगों से बात कर लीजिए, गांव के जाके सरपंच के साथ, मुखिया के साथ जाके बात कर लीजिए, भाई साहब हमको 10 लोगों को आपके यहाँ पे अभी न्यूज़ आई है, 1 मिनट, क्या है, पंजाब में आज न्यूज़ आई है 400 करोड़ के सीड फ्री में। बिल्कुल मत लो किसानों, वो जो फ्री बांटने वाले हो जीएमओ सीड है, फ्री के चक्कर में मत जाओ। इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता है, इतना याद रखा। बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है, फ्री में माँ दूध नहीं पिलाती है, बच्चा रोता है इसलिए दूध पिलाती है। सरकार आपको फ्री में क्यों दे रही है? जब मुकेश अंबानी जब फ्री में बांट रहा था सिम कार्ड और फ्री में डाटा दे रहा था, मैंने तब भी मेरे दोस्तों को कहा था दोस्तों फ्री में मत लो, ये बाद में बहुत महंगा गिरेगा। आज क्या डाटा पैक चल रहा है रिलायंस का, देख लीजिए। और इसी की वजह से बाकी कंपनियों को भी उसी रेट पे जाना पड़ा है। उद्यापासून आजपासून मुंबई लोकल करेंगे, मैंने कहा ना, अब ये धीरे धीरे खोलने का नाटक करेंगे। 15 दिन जान देंगे, लोग कहेंगे ये देखो। कौन कहेगा मालूम है? मीडिया। ये देखो यहाँ पे भीड़ बढ़ गई, ये देखो यहाँ पे इतने लोग थे, इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, इन्होंने मास्क नहीं लगाया, ये देखो इन लोगों की गलती, इसकी वजह से पेशेंट बढ़ गए, इन लोगों की वजह से बढ़ गए और नंबर बढ़ गए और लॉकडाउन लग गया। इसे कहते हैं प्रोग्नोसिस ऑफ द सिचुएशन, जो मेडिकल में सिखाते हैं। कुछ नहीं हो सकता जब तक जागेंगे नहीं और आप जगाएंगे नहीं, वरना 3,50,00,000 लोग पर डे मारने का यूनाइटेड नेशन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है। 350 बिलियन पीपल्स वांट टू डाई पर डे इन द वर्ल्ड वाइड। ये उसका एक स्टेटमेंट था जो मैंने 2 दिन पहले शेयर किया है।
तो सोचो आप, मैंने जैसे कहा था, लोग कहते हैं कि वो फ्री मेसन था, वो फ्री क्या, विवेकानंद जी फ्री मेसन थे, फ्री मेसन थे। फ्री मेसन तो मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इंदिरा गांधी जी के दादाजी, राहुल गांधी के राजीव गांधी के नाना पर दादाजी, राहुल गांधी के पर दादाजी, वो फ्री मेसन थे। जब आपके माँ बाप कहीं तो भी गांव देहात में कुछ तो भी खेती बाड़ी कर रहे होंगे, या फिर कुछ हाईली एजुकेटेड है जो बच्चे फॉरेन में बैठे हैं, उनके पिताजी मे भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर कुछ करते होंगे, बिजनेसमैन। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1880 1890 की बात कर रहा हूँ मैं। 1880 1857 युद्ध हुआ था भारत स्वतंत्रता का, जब मंगल पांडे लड़ा था भारत के। किस चीज़ के लिए लड़ा था मंगल पांडे? वो जो कार्ट्रेज आया था, जो बंदूक की जो गोली थी, वो नई आई हुई थी, सिंगल बैरल। उस नई बंदूक के जो कवर था, उसके ऊपर गाय का और सुअर का चर्बी था, और उस कार्ट्रेज को दांत से फोड़ के उसको भरना था उस बंदूक के नली में, उसको ठासना था और फिर चलाना था। सिर्फ वो चीज़ मुंह में नहीं डालनी थी, इसलिए मंगल पांडे जब लड़ा तब मोतीलाल नेहरू फ्री मेसन थे। उन्हीं लोग आज सत्ता में हैं। टाटा, जे.आर.डी. टाटा, जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब जे.आर.डी. टाटा फ्री मेसन में थे। तो आज टाटा टेक ओवर कर लिया है इतना बड़ा भारत पे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो अंबानी आए थे, धीरू भाई अंबानी, एक रात में बड़े बनने का ख्वाब लेके आए थे, फ्री मेसन ज्वाइन कर लिया, बड़े बन गए। क्रिप्टो करेंसी आएगी तब यही आपके सारे सुपरस्टार जो बैठे हैं, यही आपको टीवी पे ऐड करते हुए दिखेंगे। नवीन आर्या जी, डिजिटल करेंसी तो मैंने कहा है ना, 7,000 डिजिटल करेंसी है मार्केट में, उसमें सिर्फ 70 डिजिटल करेंसी चलने वाली है, और चाइना ने कर चुका है वो। इसलिए तो चाइना को चांस दिया था उन्होंने वायरस लाने का, लॉकडाउन लगाने का और मार्केट कैच करने का। इसीलिए मोदी साहब ने, जहाँ पे सिर्फ एक सिटी में लॉकडाउन लगाना चाहिए था जहाँ पे पेशेंट थे, उन्होंने गांव खेड़ों तक लॉकडाउन लगा दिया, और इस तरह से भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से क्राइसिस हो चुकी है। भारत पूरी तरह से इकोनॉमिकल रेस से बाहर फेंक चुका है। अब भारत खड़ा नहीं हो सकता है। अब भारत पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका है। 101 लाख करोड़ रुपया, यानी हर भारतीय के ऊपर 78,000 रुपये का कर्जा है। तो ये पैसा मोदी साहब क्या ऊपर लेके जाएंगे चाचा? मुझे बताओ भला, बताओ मुझे चाचा, आप ये ऊपर लेके जाएंगे क्या? हिटलर मर गया था, सुना था ना, हिटलर मर गया था 1946 में, मगर उसकी न्यूज़ 2017 में CIA ने दी है कि वो 1990 तक जिंदा था। उसके डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं मैंने। मोदी साहब 1982 से लेकर 1990 तक दुनिया घूम रहे थे, कई हिमालय में नहीं गए थे, वो दुनिया घूम रहे थे। जाके देख लीजिए, वीडियो है, उसके फ़ोटो आज भी उनके फ़ोटो है नेट पे, जाके देख लीजिए। कोई हिमालय में नहीं गए थे, कहीं भीख मांग के नहीं खा रहे थे, पिज्ज़ा बर्गर खा रहे थे, वीडियो फ़ोटोज़ है उनके, देख लीजिए। जंपी मोटर बाइक आती है ना, जंपिंग कार, उस पर फ़ोटोज़ है उनके। यूनिवर्सल स्टूडियो के बाहर के फ़ोटो है उनके। फ्रांस के जो टावर है कौन सा, वो उसके बाहर सामने खड़े होकर फ़ोटो है उनके। तो ये आपके चाचा कहीं भीख नहीं मांगे थे, ना कि हिमालय में गए थे। वो गए थे, लंदन में गए थे बर्फ़ गोला फेंकने के लिए। जाके फ़ोटोज़ है, देख लीजिए, देख लीजिए। और इन विधायकों को और इन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। डिजिटल रुपया आएगा। मैंने 3 महीने पहले मैं उसका एक डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था। यूएस ने डिक्लेयर किया था कि हम यूएस डिजिटल डॉलर लाने वाले हैं। तो तभी भारत के एक
इकोनॉमिस्ट ने डिक्लेयर किया था कि भारत भी अब डिजिटल रुपया लाएगा, तो आपका जो पैसा है वो चिल्लर होने वाला है। ज़्यादा नहीं, दिवाली के 10-15 दिन बाद। ताली बजाओ, थाली बजाओ, जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी चालू रखो। हमें क्या है, हम तो है यहाँ पे, अगर नौबत आ गई बंद कर डालेंगे, गांव चले जाएंगे, गांव है हमारा पास में। जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 एंड तक जो 31 दिसंबर का सूरज देखेगा वही 1 जनवरी 2022 का सूरज देखेगा। जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।